बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ द रीजन, हमारे पास एक रीजन क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 7। ये जो एरिया है ना, जो बाउंड कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर, वो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, जो प्रीवियस एनसीईआरटी उसका सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं है, बट सेम फॉर्म में है। देखा जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इनइक्वालिटी गिवन है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई, पहला इनइक्वालिटी। फिर हो गया वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा इनइक्वालिटी। फिर हो गया वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 7। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लिख दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, इसको हटा के इक्वालिटी लिखोगे तो वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लिखो तो वाई इज इक्वल्स टू 7। पहले तो इन तीनों कर्व को हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो ये पहले हमने तीनों कर्व को ड्रॉ किया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एक पैराबोला होगा जिसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ऐसा पैराबोला हो गया। एक्स में स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, ये जो दूसरा है वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 8। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो पैराबोला बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 8, इसका वर्टेक्स का, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई माइनस 8। तो बच्चे इस पैराबोला के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0,8। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब 0,8 फिर क्या है, एक्स में स्क्वायर है, इसका मतलब कि वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई का जो कॉफिशेंट निगेटिव तो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो पैराबोला बनेगा ये ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ पे जाएगा, 0,8 पर। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 0,8 पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जाएगा। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारा 0,8। यहाँ पे क्या आ गया, ओरिजिन। उसके बाद अब तीसरा लाइन जो है y इज इक्वल्स टू 7, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये लाइन y इज इक्वल्स टू 7, अब बात है कि y इज इक्वल्स टू 7 कहाँ से पास करेगा, यहाँ से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, नीचे से कहाँ से पास करेगा वो देख लेते हैं अभी। एक मिनट, पहले ना इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं क्या आ रहा है। इन दोनों पैराबोला को सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियसली। पहला पैराबोला क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एंड दूसरा पैराबोला क्या है, वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की जगह क्या डालते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस 2। तो अगर इसे हमने a माना तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, इसे हमने b माना तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ डाल दो y, x की जगह क्या डालोगे, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो गया -2,4, ये हो गया 2,4। अब यहाँ पे जो फिगर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है कि ये बच्चे एक लाइन में आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, ये एक लाइन में आएगा। तो कोई बात नहीं है, जेई मेंस है, इतने तो समझदार हो ही तुम लोग। थोड़ा मैं कर भी देता हूँ इसको कि ये आ जाए, एक इसमें आ जाए, कोशिश करता हूँ कि आ जाए। ये ऐसा पैराबोला बना। ठीक है, अब ये किस पे आ रहा है, पॉइंट पे। कहने का क्या मतलब बच्चे कि ये हमारा बिल्कुल एक इसमें होगा, ये यहाँ पे ये जो लाइन होगा ना, ये स्ट्रेट होगा ये लाइन। ठीक है, बिकॉज दोनों का y कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा y इज इक्वल्स टू 7 लाइन होगा, कुछ यहाँ पे होगा, ये लाइन होगा y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे कि एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है।
ये जो एरिया, ये तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, एरिया क्या आ रहा है। तो एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आ जाओ पहले इनइक्वालिटी पे। ये किसका कर्व है, ये इस पैराबोला का कर्व है, ठीक है। तुम इस पैराबोला के अंदर से या पैराबोला के बाहर से कोई भी एक पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल के देखो। मान लो कि हमने ये पैराबोला के अंदर एक पॉइंट उठाया, कोऑर्डिनेट उठाया, उसको इसमें सेटिस्फाई किया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो अंदर वाला सारा पॉइंट्स आ जाएगा, और नहीं हुआ तो बाहर वाला सारा पॉइंट्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0,8 लिया पैराबोला के अंदर, इसको डाला। x की जगह 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 0² इज लेस देन y की जगह 8, कर गया सेटिस्फाई। तो इसका क्या मतलब है, इस पैराबोला के अंदर का रीज़न है। अब इस पैराबोला के लिए, तो बच्चों क्या मैं बोल रहा था कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन हो गया हमारा y = 7, क्लियर है। अब हमें एरिया क्या चाहिए, एरिया की बात कर रहे थे, ठीक है। इसका तो एरिया देख लिया, अब इसका एरिया देखने के लिए ओरिजिन उठा के यहाँ डालो। तो ओरिजिन उठा के डालोगे तो देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8, तो ये भी इस पैराबोला के लिए अंदर, इस पैराबोला के लिए इस साइड। और ये लाइन, इस लाइन से फिर ओरिजिन डालो यहाँ पे, 0 इज़ लेस देन 7। तो कहने का मतलब इस लाइन से नीचे, इस पैराबोला के इस साइड में, इस पैराबोला के इस साइड में। तो जो हमारा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है वो ये करना है। समझ में आ रही बात, ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया निकालेंगे ना वो वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे एरिया। अब इसको समझो ध्यान से। सबसे पहली बात की इतने एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस एरिया को, और इसको ट्वाइस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, ये देखो एरिया, पहले तो 2 किया मल्टीप्लाई, उसके बाद 0 से लेके ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट किया, ये भी होगा 0,4। तो 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। 0 से 4 के लिए कौन सा कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व आ रहा है। अब ये कर्व कौन सा है हमारा, y = x², ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, y एक्सिस के लॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, √y, तो ये हो जाएगा √y dy। तो हमारे पास कितना एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। फिर 4 से लेके 8 तक इंटीग्रेट करेंगे, 4 से लेके 8 तक। इसके लिए कौन सा कर्व आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x² का वैल्यू क्या होगा, 8 - y। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, √8 - y dy। तो ये हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया। फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। y एक्सिस के लॉन्ग बच्चों हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 और यहाँ पे क्या होगा, ये y पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2 × 2/3। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 4, प्लस यहाँ से क्या होगा 8 - y पे पावर 3/2 × 2/3 × 1/-1। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 4 to 8, सॉरी 4 to 8, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले तो 2/3 कॉमन लिया, तो 2 × 2/3 कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये y पे पावर 3/2, 0 to 4, 2/3 कॉमन, ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 - y पे पावर 3/2 और 4 to 8, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो ये तो हो गया हमारा 4/3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 डालेंगे तो 4 का मतलब क्या होगा 2², तो ये हो जाएगा 2³ और माइनस। उसके बाद यहाँ पे पहले अपर लिमिट डालते हैं ना, तो 8 डालेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, फिर माइनस 4 डालेंगे तो 4 पे पावर 3/2, तो चलो 4 पे पावर लिख दिया 3/2। तो ये हो गया 4/3, और यहाँ हो गया 8 - प्लस 4 पे पावर 3/2, ये हो गया 4/3, ये हो गया 8 प्लस ये 2² तो 2 पे पावर 3, तो ये हो गया 4/3 × 8 + 8 16, ठीक है। 64/3 कुछ है ऑप्शन ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है।
अब कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है ये देखना होगा ना हमें। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक ये हो रहा है कि हमें बच्चे 8 तक इंटीग्रेट नहीं करना है, ये 8 तक नहीं करना, हमें 7 तक करना है। क्यों? बिकॉज जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो इस लाइन के नीचे है ना, इस लाइन के नीचे, तो ये वाला एरिया तो आएगा ही नहीं जिसको ब्लैक से शेड कर रहा हूँ। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 to 7, तो हमें 7 तक ही इंटीग्रेट करना है, यहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये 7 तक ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा 7, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 7, यहाँ भी 7, इसको कर दूँ मैं डिलीट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, और यहाँ पे 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब -0 माइनस, पहले 7 डालोगे तो 8 माइनस वाई की जगह 7 डालेंगे तो 1, तो 1 पे पावर 3/2 माइनस 4 डालेंगे तो 4 पे पावर 3/2, ऐसे आ जाएगा ना ये। तो ये हो गया 4/3, 8 माइनस, ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, तो ये हो गया 4/3, ये हो गया 8 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 8, तो 4, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 इज़ -7, तो ये हो जाएगा 15/3, 3 5 ज़ा तो 4 × 5, ये हो गया 20। अब देख लो ऑप्शन, मतलब 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 3 हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल बट हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमारे पास क्या गिवन है? एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। क्या है क्यूबिक इक्वेशन? x³ + 3x², सॉरी, x³ + 3x² + kx - 12 = 0। इसमें क्या बोल रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो क्या है? रियल है, रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल है बट एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रूट को हम क्या ले सकते हैं? एक तो हो गया r, एक हो गया -r, और तीसरा हो गया t। ठीक है, देख लो रियल अनइक्वल है बट इन दोनों का r और -r का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या सेम है। अब बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स मीन्स r + -r + t। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a। तो बच्चे ये हमारा x का जो x³ का जो कॉफिशेंट है वो a की तरह काम करेगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b जो होगा वो होगा x² का कॉफिशेंट 3, c जो होगा वो हमारा होगा k, एंड जो d होगा वो हमारा होगा -12। तो देखो बच्चे पैटर्न चलता है, क्या होगा? -b/a, तो -b/a, तो -b/a का मतलब -3/1 विच इज़ -3। अब सम ऑफ द रूट तो ये होता है। अब होता है कि सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो -r, ठीक है, +r × t और प्लस -r × t। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये क्या होता है बच्चे? ये होता है एक बार -b/a लिया है ना, अगला टर्म ले लो c/a। पैटर्न याद रखो, पहला होगा निगेटिव -b/a, फिर दूसरा होगा पॉजिटिव c/a, फिर क्या होगा? c का वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? c का वैल्यू है k, a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स r × -r × t। तो देखो एक बार हमारा चला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर आ जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -d/a, तो माइनस, और d क्या हमारा -12 अपॉन a क्या हमारा 1, तो ये हो गया 12। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें t का वैल्यू मिल गया -3। अब t का वैल्यू -3, यहाँ से क्या आ रहा है? ये RT - RT कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? k = -r², और यहाँ से क्या हो रहा है?
टी का वैल्यू क्या मिला है -3, तो ये हो जाएगा -r² और टी इज इक्वल्स टू 3, सॉरी टी का भी वैल्यू -3 है, -3 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमें क्या मिला, r² का वैल्यू 4। अब इस r² का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, तो ये हो गया -4। यही हमारा आंसर हो गया, k इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, देख लो ऑप्शन में है क्या, k इज इक्वल्स टू -4, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, एस ऑफ के का वैल्यू क्या गिवन है, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू के अपॉन के। ये सम ऑफ के नेचुरल नंबर क्या होगा, k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन के। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 के, तो ये क्या हो गया, k प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद एंड, और दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिग्मा j इज इक्वल्स टू 1 to n एस जे होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, n अपॉन a bn² प्लस cn प्लस d। ठीक है, वेयर ABCD क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर है एंड a हैज़ लीस्ट वैल्यू, a का सबसे छोटा वैल्यू है। तो फिर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, a + c + d इज़ नॉट डिविजिबल बाई b, a + b इज इक्वल्स टू 5d - c, a + b + c + d इज डिविजिबल बाई 5, a + d इज डिविजिबल बाई d। तो ये कैसे ऑप्शन हमें पता चलेगा, ऑप्शन पता करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि ABCD का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब बात ये उठता है कि ABCD का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल काम है। अब ये सब क्वेश्चन है बहुत ईजी। तुम सबसे पहले ना एस ऑफ जे का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो एस ऑफ जे इसको फाइंड आउट करते, समेसन जे इज इक्वल्स टू 1 एस जे का होल स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करते। तो एस ऑफ जे क्या होगा, कैसे निकालोगे एस ऑफ जे का होल स्क्वायर। बच्चे एस ऑफ के हमें क्या मिला है, एस ऑफ के ये मिला है k + 1/2, तो यहाँ से एस ऑफ जे क्या हो जाएगा, j + 1/2। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है ना, j इज इक्वल्स टू 1 to n एस जे का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू j का वैल्यू 1 से लेके n तक करना है, तो ये होगा s1² s2² s3² एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये sn² तक। अब s1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ डालो j की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1² होगा ना। फिर s2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, s2 का वैल्यू यहाँ पे डालो j की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 डालोगे तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर 2 के बाद 3 डालो तो 3 + 1 क्या हो जाएगा ये 4/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम ऐसे करो, एक काम ये करो, इसको थोड़ा सा ना ऐसे भी कर सकते थे, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा ये, पहले 1 डालना है हमें। ठीक है, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2/2, ऐसे लिखो इसको 2/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर, करते हुए कहाँ तक n डालोगे तो ये हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसको क्या करो कि सबसे पहले ना सबके नीचे 1/4 है, इसको बाहर करो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2² + 3² + 4² प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये बच जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर, ये बचा। बच्चे अब ये फॉर्मूला देखो 1² 2² 3² से लेके n², इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है n × n + 1
2n+1/6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6 ये होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, 1 स्क्वायर अपने मर्ज़ी से अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, 1 स्क्वायर ऐड किया और यहाँ पे लिख दिया n+1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूले पे आ गया, ये आ गया ना फॉर्मूले पे। ये क्या आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें n की जगह पे क्या डाल दोगे, n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह n+1 डालोगे तो ये हो जाएगा n+1, यहाँ पे n+1 डालोगे तो ये हो जाएगा n+2, यहाँ पे 2n+1+1/6 और ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा n+1 n+2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+3/6 -1। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, 1/6 भी कॉमन निकाल लो ना, तो ये हो जाएगा 1/24 और यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 n+2 2n+3 -6 ऐसे बचा। तो ये हो गया 1/24। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 3n प्लस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2n+3 -6। ठीक है, तो ये हो गया 1/24 और यहाँ से क्या हुआ, ये 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 4n प्लस का 6 माइनस का 6, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मिला हमें 1/24 और यहाँ क्या बचा 2n³, ये हो जाएगा 9n स्क्वायर और प्लस 13n। अब बच्चे n कॉमन ले लो तो n/24 और यहाँ पे क्या बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्या गिवन था स्टार्टिंग में, ये गिवन था n/e, ये गिवन था ना, ये n/e bn² प्लस cn प्लस d, ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है n/a bn² प्लस cn प्लस d के इक्वल है। तो यहाँ से n का वैल्यू तो n ही रह गया, a हमें मिल गया 24, a हमें मिल गया 24, b हमें क्या मिल गया, b हमें मिल गया 2, c हमें मिल गया 9 एंड d का वैल्यू हमें क्या मिल गया 13। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन में, ऑप्शन में इन सारे ऑप्शन में हमें चेक करना है। मैं क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए तुम यहाँ देखो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी क्या है हमारा 24 प्लस 2, ये हो गया 26 जो कि डिविजिबल है d से, d क्या हमारा 13 तो डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subset of A cross B having 3 or more element. नंबर ऑफ सबसेट निकालना है किसका, A क्रॉस B का, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में हमारे पास कितने एलिमेंट गिवन हैं, ये हमारे पास 2 हैं, और B में कितने एलिमेंट्स गिवन हैं, ये हमारे पास 4 हैं। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, A क्रॉस B में ये हो जाएंगे 2 × 4 = 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालो जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल सा है। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 में से 3 को सिलेक्ट कर लो, 8 में से 4 को सिलेक्ट कर लो, 8 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, अब से लेके प्लस 8C8। ठीक, यही होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता है
ये फॉर्मूला NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके NCN, इसका वैल्यू क्या होता है 2 पे पावर n होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस एंड सो ऑन 8C8, ये क्या होगा 2 पे पावर 8, ये होगा वैल्यू। हमें तो यहाँ से चाहिए 8C0 क्या होता है 1, 8C1 क्या होता है 8, 8C2 क्या होगा 8 इंटू 7/2 प्लस इसको हमने जो रिजल्ट चाहिए उसको हमने अल्फ़ा बोल दिया, तो 2 पे पावर 8, तो ये क्या हो गया 9, 2 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 8। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल गया 2 पे पावर 8 माइनस 28 माइनस ये क्या हो जाएगा 37, और 2 पे पावर 8 256 हो जाएगा माइनस 37, ये हो गया 219। तो 219 का मतलब 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है कि सी अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास गिवन है सरकम सेंटर, क्या गिवन है सरकम सेंटर, ट्रायंगल का सरकम सेंटर गिवन है एंड ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। जो ट्रायंगल है ये लाइन जो है जो ट्रायंगल बना रहा है उसका सरकम सेंटर क्या गिवन है, ये लाइन जो ट्रायंगल बना रहा है ये 3 लाइन गिवन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन जो है जो ट्रायंगल बना रहा है उसका सरकम सेंटर क्या गिवन है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें एक चीज़, अगर तुम्हें 2 बात पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, बस अगर तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ऐसे पता चला इन दोनों लाइंस को देखकर, इस लाइन और इस लाइन को देखो, एक्स और वाई का कॉफिशेंट इंटरचेंज भी है और एक दूसरे का निगेटिव भी है, तो ये दोनों लाइंस जो है ना परपेंडिकुलर है, देख लेना इसका और इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो ये एक हमारा लाइन हमने ले लिया इसको ऐसे, इसको बोल दिया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 69, और यहाँ पे बोल दिया 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 17, परपेंडिकुलर लाइन है। और जो तीसरा लाइन हो गया ये हो गया x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 61। अब क्या है कि ये हाइपोटेन्यूज, चलो इस ट्रायंगल को हमने बोल दिया ABC, तो ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा यही हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, पहली बात। दूसरी बात कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें पॉइंट A एंड पॉइंट C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 69, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके। C का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके। मैं वीडियो पॉज करके दोनों पॉइंट को सॉल्व करके इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12,7 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5,8, सॉल्व करके देख लेना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो, सरकम सेंटर को हमने सी बोल दिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर क्या हो गया, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 5/8, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 प्लस 8/8, तो ये क्या हो जाएगा 17/8, सॉरी 17/8 नहीं होगा, सॉरी 8 नहीं होगा, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना ये 2 होगा, तो ये हो गया 17/2 और ये 15/2। अब ये किसके इक्वल है, ये गिवन है अल्फ़ा बीटा के, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 17/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई 15/2। अब हमें क्या चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा 17/2 माइनस 15/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, तो 17/2 और प्लस बीटा तो 15/2, तो 17/17 माइनस 15 ये हो जाएगा 2/2, तो 2/2 तो ये 1 प्लस 17 प्लस 15/2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 32/2,
ये क्या हो जाएगा 32/2 नहीं होगा ये, सॉरी, 1+1+32/2, तो क्या हो गया 1+16 इज इक्वल्स टू 17, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। 8x प्लस 8/x प्लस 9/2x³ प्लस 3x² प्लस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ये बच्चे इक्वल है gx प्लस सी के। तो क्या बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल को बेटा इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हें इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि ये जो 8x प्लस 8/x प्लस 9, इसमें क्या करो, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करो और x से डिवाइड करो। तो ये हो जाएगा 2x पे पावर 4 प्लस का क्या हो जाएगा 3x³ प्लस क्या हो जाएगा ये 4x² अपॉन x का होल स्क्वायर dx। अब ये डिनोमिनेटर का x² ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा 8x प्लस 8/x एंड प्लस 9 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² पे पावर 2 dx। ठीक है, अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 8x² प्लस 9x², ये हो गया 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² का स्क्वायर और dx। बेटा इसमें हमने क्या किया, पुट किया 2x पे पावर 4 3x³ प्लस 4x² को हमने t बोल दिया। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इसको हमने t बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 9x² प्लस 8x इंटू dx, ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब ये देखो ये और ये dx क्या मिलके बन गया dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t²। तो ये क्या हो जाएगा t पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन t। तो -1 अपॉन t किसे बोला है 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² को। तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये किसके इक्वल थी, gx प्लस सी के इक्वल थी। तो यहाँ से यहाँ भी c होगा। तो gx का वैल्यू हमें क्या मिल गया, gx का वैल्यू हमें मिल गया -1 अपॉन 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x²। तो हमें फाइनल g ऑफ x फंक्शन मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 9g1 माइनस g ऑफ -1, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तुम g1 निकालो। तो g1 क्या होगा, g1 -1 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4 -1 अपॉन 9, और यहाँ से g ऑफ -1 निकालो, g ऑफ -1, g ऑफ -1, तो ये क्या होगा -1 अपॉन -1 डालोगे तो क्या होगा 2 -3 प्लस का 4 -1 अपॉन 6 -3 तो 1/3। हमें क्या फाइंड आउट करना है 9g1 माइनस g ऑफ -1, तो 9 g1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -1/9 माइनस g ऑफ -1 क्या -1 अपॉन 3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 1 अपॉन 3 -1 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9, ये क्या होगा 3 -1 अपॉन 9, तो ये हो गया 2। देख लेते हैं, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 3 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, द एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो रूट है वो ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, और इस इक्वेशन का जो रूट है वो ए और बी का वाई कोऑर्डिनेट है। तो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 2। ये जो है ना पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट है। और वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिला हमें y माइनस 7 एंड y प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिली, माइनस 5 एंड 7, ठीक है। तो ये a और b का y कोऑर्डिनेट है। तो ये अगर हमारे पास पॉइंट a है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, एक x कोऑर्डिनेट ले लो तुम, क्या बोल रहा है, तो रेडियस निकालना है सर्कल का। तो -3,5 और यहाँ से क्या ले लो, ये b है तो ये हो जाएगा 2,7। तो ये इसका तो आ जाएगा सेंटर मिड पॉइंट से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2/2 और 5 प्लस 7/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 एंड 12 6 आ जाएगा। तो यही तो रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से AC निकाल लो, डैट इज़ रेडियस। ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, -6 प्लस 1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √25/4 प्लस 1, एक मिनट, यहाँ से 5 माइनस 6, तो ये तो आ रहा है √29/2, नहीं है ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पे -5 है ना, ये यहाँ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो -3 प्लस 2 माइनस 1/2 7 माइनस 5 2/2, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा तुम्हें ये -3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस का 36, ये हो जाएगा √169/4। 169/4 का मतलब 13/2, ये हो जाएगा 6.5। तो 6.5, तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू R फॉर विच, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, विल हैव पेयर ऑफ कंजुगेट इमेजिनरी रूट। दो बात बोला है, तो कंजुगेट रूट भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इमेजिनरी रूट भी होना चाहिए। तो बच्चों इमेजिनरी रूट के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या गिवन है, x² प्लस आयोटा a माइनस 1 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे ए का वैल्यू क्या कर रहा है, चलो रहने दो। यहाँ पे अगर ये इमेजिनरी रूट है तो सबसे पहली बात कि डी क्या होगा, डी हमारा लेस देन 0 होगा, पहली बात। उसके बाद क्या होता है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, इसका रूट क्या होगा, अगर इसके रूट की बात करेंगे तो इसका रूट होगा अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ठीक है, वेर अल्फ़ा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होना चाहिए बोल रहे हैं ना, पेयर ऑफ कंजुगेट रूट होगा। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस बी, बी क्या हमारे पास आयोटा इंटू ए माइनस वन बी अपॉन ए क्या हमारे पास 1। अब ये देखो z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 टाइम्स रियल z होता है। अगर तुमने z का वैल्यू ले लिया x प्लस आयोटा वाई, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2x, तो 2 और ये x क्या होगा रियल z, ठीक है, 2 रियल z क्या हो जाएगा, ये 2 रियल z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ए माइनस 1/1। अब बच्ची ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो रियल है, राइट हैंड साइड में इमेजनरी है, ये तभी पॉसिबल है जब आयोटा का कॉफिशेंट ये जो हो ना a माइनस 1 ये 0 हो जाए। तो a माइनस 1 को 0 करोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब देख लो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन आर इन द रेशियो 5:10:14। तो n का वैल्यू निकालो। देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स बोल रहे हैं ना, तो हमने मान लिया कि लेट r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th बी द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये हमने मान लिया कि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इसको हमने अज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो ये करो टी ऑफ आर माइनस 1 क्या होगा, टी ऑफ आर माइनस 1 होगा n प्लस 5 सी आर माइनस 2 एक्स पे पावर आर माइनस 2, ठीक है। टी आर क्या होगा, टी आर होगा n प्लस 5 सी आर माइनस 1 एक्स पे पावर आर माइनस 1 एंड टी आर प्लस 1 क्या होगा, ये होगा n प्लस 5 सी आर एक्स पे पावर आर। तो बेटा इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया n प्लस 5 सी आर माइनस 2, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया n प्लस 5 सी आर माइनस 1 और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया n प्लस 5 सी आर। अब यही तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो किस रेशियो में गिवन है 5:10:14। तो अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n प्लस 5 सी आर माइनस 2 इज़ टू n प्लस 5 सी आर माइनस 1 इज़ टू n प्लस 5 सी आर। ये क्या है 5:10:14 के रेशियो में है, 5:10:14 के रेशियो में है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए n का वैल्यू। तो देखो सबसे पहले इन दोनों रेशियो को हमने लिया n प्लस 5 सी आर माइनस 2 अपॉन n प्लस 5 सी आर माइनस 1। ये क्या हमारे पास 5/10, 5/10 का मतलब 1/2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 5 सी आर माइनस 1 अपॉन n प्लस 5 सी आर माइनस 2, ये 2 हो गया। अब ऐसे क्यों किया, इसको क्यों लिखा, ऊपर नीचे करके क्यों लिखा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, ये होता है n प्लस आर माइनस 1 n माइनस आर, सॉरी n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है। ये बच्चे हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है और बहुत बेसिक रिजल्ट है। तो देखो r का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, r माइनस 1,
यहाँ पे देखो r में से एक कम होना चाहिए r-1, तो r-1 से कम करोगे तो r-2, दोनों का n का कोफिशिएंट तो सेम है ये। तो यहाँ पे n की जगह काम क्या कर रहा है n+1, और r की जगह काम क्या कर रहा है r-1। तो इस फॉर्मूले में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा n+5 CR-1 अपॉन n+5 CR-2, ये 2 के इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पे n का काम कर रहा है n+5 माइनस r, तो r का काम कर रहा है r-1 प्लस 1 अपॉन r। r क्या है r-1, ये क्या हो गया 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला n+5 माइनस r प्लस 1 अपॉन r-1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या मिला n-r 5 6 7, तो 7 अपॉन r-1 ये हमें मिल गया 2। तो यहाँ से क्या मिला n-r प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2r-2। तो यहाँ से हमें क्या मिला n-3r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर आ जाओ इसमें, यहाँ पे ये रेशियो हमारा किसके इक्वल गिवन है, चलो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इस दो रेशियो को लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n+5 CR अपॉन n+5 CR-1। ये क्या हो जाएगा बच्चे 4/10, तो 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। फिर फॉर्मूले पे आ जाएगा, n की जगह काम क्या कर n+5 और r की जगह r है, तो n-r, तो n+5 माइनस r प्लस 1 अपॉन r, ये क्या हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से क्या होगा ये n+5 माइनस r प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 2/5। तो बच्चे यहाँ से क्या मिला n-r प्लस 6 अपॉन r इज इक्वल्स टू 2/5। तो n-5 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 5n-5r प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2r। तो ये हो गया 5n-7r प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या n-3r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या चाहिए n चाहिए, n का वैल्यू। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें r को एलिमिनेट करना होगा। तो r को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को हमने -7 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो या तो ये यूज़ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लो, ज़्यादा सिंपल होगा। n किया तो क्या होगा -63, और ये होगा -90, तो प्लस का 90 इज इक्वल्स टू -r, तो -r क्या होगा ये 45 -30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये -15 माइनस तो प्लस का 7, तो n अपॉन क्या हो जाएगा ये 33 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा -8। बट कुछ गड़बड़ है ये वाला ना, बिकॉज n का वैल्यू हमें किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए ना। देख लेता हूँ इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी। ऐसे ऑप्शन में क्या है n की जगह, देख लेता हूँ। अच्छा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये 14 ये 4 है, ये जो है ना हमारा यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो ये 14 है, तो यहाँ पे ये भी 14 होगा, तो ये 14 होगा, तो ये होगा 14/10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 7/5, तो यहाँ भी 7/5, यहाँ भी ये 7/5 होगा, यहाँ भी ये 7/5 होगा। तो 7/5 होगा, तो यहाँ से क्या मिला 5n-5r प्लस 30 इज इक्वल्स टू 7r, तो 5n-12r
प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेज़न। और जो हमारा फर्स्ट इक्वेज़न है n माइनस 3r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेज़न है। n अपॉन क्या हो जाएगा 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये हो जाएगा प्लस का 90। तो इसको जब करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस r अपॉन 45 माइनस 30 और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 15 प्लस 12। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, हमें तो n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से n अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 18 और यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 3, तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 6 मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए सैंपल ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन हैज़ द मीन 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4। ए सेकेंड सैंपल ऑफ 65 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन हैज़ मीन 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल इज़। मान लेते हैं कि सबसे पहला n1 का वैल्यू क्या गिवन है, 35 ऑब्जर्वेशन है। जो पहला मीन है उसे x1 बार मानते हैं, वो क्या गिवन है 80। और जो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन है d1 उसे सिग्मा 1 मानते हैं, ये क्या है हमारे पास 4। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 65 और ये क्या है हमारे पास x2 मीन क्या है हमारे पास सेम पॉपुलेशन 60 मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3 रो 2, ये है 3। अब बोल रहा है कि इन दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंबाइंड मीन निकालना होगा। तो x1 बार क्या है हमारे पास 80, x1 बार को क्या लिख सकते हैं सिग्मा xi अपॉन 35, ये हो गया 80। तो यहाँ से हमें क्या मिला सिग्मा xi का वैल्यू क्या मिल गया 80 इंटू 35, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। फिर अच्छा ये x1 x2 की जगह ना इसे हम लोग मान लेते हैं y1 बार मानते हैं। ठीक है, तो y1 बार क्या मिल रहा है हमें 60। तो यहाँ से क्या होगा सिग्मा y1 अपॉन 65, ये क्या हो जाएगा 60। तो सिग्मा y1 की yi की वैल्यू क्या मिल गई 65 इंटू 60, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब कंबाइंड मीन निकालने के लिए क्या होगा, कंबाइंड मीन उसको हम लोग x मान लेते हैं x बार, ये क्या होगा सिग्मा xi प्लस सिग्मा yi अपॉन n1 प्लस n2, तो 35 प्लस 65, तो ये क्या होगा 80 इंटू 35 प्लस 65 इंटू 60 अपॉन n1 प्लस n2, तो 35 प्लस 65 ये हो जाएगा 100। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 67। तो कंबाइंड मीन तो निकल गया दोनों डेटा का। ठीक है, अब पहला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है 4। तो यहाँ से जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 16। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होगा सिग्मा पहले ऑब्जर्वेशन का xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से क्या हो गया सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू है 35, मीन क्या है हमारे पास पहले ऑब्जर्वेशन का 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से क्या आ गया सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन 35, ये हो गया 6416। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया 35 इंटू 6416, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फिर दूसरे का मीन क्या गिवन है सिग्मा 2 3, तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर लिया, ये हो गया 9। तो ये क्या होगा सिग्मा yi का स्क्वायर अपॉन n, ये n1 था ये n2 हो जाएगा माइनस दूसरे का मीन y बार इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग किया 9, तो ये हो जाएगा सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन 65 माइनस y बार क्या गिवन है 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9
तो यहाँ से सिग्मा वाई आई क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई 36,3609 इंटू 65, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, तो 35 प्लस 65, ये आ जाएगा हमारे पास 35 इंटू 6416 प्लस 65 इंटू 3609 अपॉन 100, ठीक है ना, ये आ गया वैल्यू। अब जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रूट अंडर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन 35 प्लस 60 हो गया 100, प्लस कंबाइंड मीन, सॉरी प्लस नहीं माइनस, कंबाइंड मीन कितना आया हमारे पास, कंबाइंड मीन आया हमारे पास 67, तो माइनस 67 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 35 इंटू 6416 प्लस 65 इंटू 3609 अपॉन 100 माइनस 67 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ये 3 आ जाएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, देख लेना कैलकुलेट करके, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके।